दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के बीकानेर शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम मोहित है। तो चलिए अब ये कहानी मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं राजस्थान के बीकानेर शहर का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कॉलेज में आपकी काफ़ी लड़के और लड़कियों से दोस्ती हो जाती है, तो इसी तरीके से मेरी भी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम स्वाति था। धीरे धीरे मैं और स्वाति काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और ये दोस्ती ना जाने प्यार में कब बदल गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग, जिसके चलते अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि स्वाति एक ब्राह्मण लड़की थी और मैं एक नीची जात का लड़का हूं। यानी कि हमारे समाज में समाज के लोगों के द्वारा जो जातियां बनाई गई हैं, उन जातियों के आधार पर मैं स्वाति से शादी करने के लायक नहीं था। स्वाति ने एक दो बार अपने घर पर इस बारे में अपने घर वालों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और उस ये तक कह दिया था कि अब अगर तू दोबारा से उस लड़के से मिलने की कोशिश भी करेगी तो हम लोग तुझे जान से मार देंगे और तुझे जिंदा गाड़ देंगे। जब स्वाति ने मेरे प्रति अपने घर वालों के मन में इतनी नफरत देखी तो उसने मुझसे आकर कहा कि इस जन्म में तो हम दोनों की शादी कभी भी नहीं हो सकती और अब हम दोनों ज्यादा दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक मैंने अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मेरे घर वालों को इस बारे में पता चल चुका है तो वो लोग जल्दी ही तुम्हारा पता लगा लेंगे कि तुम कौन हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। इसी वजह से मैं आज लास्ट बार तुमसे मिलने आई हूं और तुम्हें ये बताने आई हूं कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम मुझे भूल जाना। स्वाति के मुंह से जैसे ही मुझे ये लाइन सुनने को मिली तो मन अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका था और मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं और स्वाति हमेशा के लिए यहां से कहीं दूर चले जाएं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, पर जब मैं उस ख्याल के बारे में स्वाति से बात करता हूं तो वो मुझे इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है। वो मुझसे कहती हैं कि माना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊं, क्योंकि मैंने स्वाति से ये कहा था कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए स्वाति ने साफ साफ मना कर दिया था और फिर उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपके साथ कुछ डरावना होना होता है तो उसकी दस्तक पहले से ही हो जाती है। मेरे साथ भी आगे चलकर मेरे जीवन में जो डरावनी घटना होने वाली थी उसकी दस्तक एक दिन दोपहर के वक्त मेरे मोबाइल की रिंगटोन से होती है। दरअसल उस दिन मैं दोपहर के वक्त अपने पापा की दुकान पर काम कर रहा था और जो दुकान पर कस्टमर थे उनको सामान दिखा रहा था कि तभी अचानक से ही दुकान की टेबल पर रखा हुआ मेरा फोन बजने लगता है। जब मैं फोन के पास उसको उठाने के लिए जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि फोन में एक नए नंबर से घंटी आ रही है। इसी वजह से मैं तुरंत ही फोन को उठा लेता हूं। जैसे ही मैं फोन को उठाता हूं तो सामने की तरफ से मुझे जो आवाज सुनाई देती है उस आवाज को सुनकर मेरे चेहरे पर काफी ज्यादा चमक आ जाती है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वाति की ही थी। उस वक्त स्वाति मुझसे फोन पर ज्यादा बात तो नहीं करती हैं, लेकिन वो मुझसे कहती हैं कि आज रात को 12 बजे के बाद तुम मेरे गांव के पीछे जो पुराना कुआं है उसके पास आकर मुझे मिलो। अब इससे आगे मैं उससे कुछ पूछ पाता तभी उसने अचानक से ही अपना फोन काट दिया और जैसे ही उसने अपना फोन काटा तो मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगी। लेकिन उस वक्त मैं ये तय कर लेता हूं कि मैं आज रात को ही स्वाति से मिलने उसके गांव के पीछे जो पुराना कुआं है वहां पर जाऊंगा। फिर आगे चलकर मैं करता भी ठीक वैसा ही हूं। रात के 10 बजते ही मैं अपने गांव से स्वाति के गांव के लिए अपनी बाइक लेकर निकल जाता हूं। स्वाति के आने से पहले ही मैं उस कुएं के पास में पहुंच चुका था। अभी मुझे उस कुएं के पास में स्वाति का इंतजार करते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था कि तभी अचानक से ही मुझे उस कुएं के पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है। जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कुएं के पीछे की तरफ से कोई मेरी तरफ आ रहा है। उस वक्त वहां चारों तरफ काफी घना अंधेरा था, इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। साथ ही जिस कुएं के पास में स्वाति ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उस वक्त
जब मैं उस कुएं के पास में खड़ा था तो उस कुएं के बारे में जो कहानी लोगों के मुंह से मैंने सुनी थी, वो सभी कहानियां अब मुझे याद आने लगती हैं। दरअसल मैंने कई लोगों से सुना था कि उस कुएं के पास में एक डरावनी चुड़ैल का साया भटकता है। आज से लगभग 20 साल पहले एक औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तभी से उस औरत की आत्मा वहां पर भटकती है, जिसने अब एक डरावनी चुड़ैल का रूप धारण कर लिया है। जिस वक्त मैं उस कुएं के पास में खड़ा हुआ था तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उस कुएं के बगल में ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के पत्ते जब रात के वक्त हवा चल रही थी तो काफी ज्यादा डरावनी आवाज निकाल रहे थे। अभी मैं उस कुएं के पास में खड़ा खड़ा दूर से जो मेरी तरफ एक परछाई सी आती हुई मुझे दिखाई दे रही थी, उसको देखे जा रहा था। तभी अचानक से ही मुझको दिखाई देता है कि वहां पर एक लाल जोड़े में एक औरत उस कुएं की तरफ आ रही है। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वो स्वाति हैं। इसी वजह से मैं बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करने लगता हूं। लेकिन जैसे जैसे वो औरत मेरे करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे ही मेरे मन का ये वहम टूटता जा रहा था कि वो स्वाति हैं, क्योंकि स्वामी दिखने में कद काठी की थोड़ी छोटी थी। लेकिन जो औरत उस वक्त मेरी तरफ उस कुएं के पास में आ रही थी, वो तो दिखने में काफी ज्यादा लंबी चौड़ी और हट्टी कट्टी थी। उसको देखते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि ये स्वाति नहीं है। अब मेरे दिमाग में भी विचार आने लगे थे कि अगर ये स्वाति नहीं है तो फिर कौन है, और कोई औरत रात के लगभग 11:30 बजे के वक्त इस कुएं के पास में क्या कर रही होगी। अब मैं बार बार मेरे मन में यही सोच रहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तब तक वो औरत मेरे पास में उस कुएं के पास आकर खड़ी हो जाती है और मुझको अपनी पीठ दिखाकर उस कुएं के ऊपर चारों तरफ जो दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। जैसे ही वो मेरे सामने उस कुएं की दीवार के ऊपर आकर बैठती है तो मैं उससे ये पूछने की कोशिश कर ही रहा था कि आप कौन हैं और इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, मुझे ही मेरे कानों में उसकी आवाज सुनाई देती है। वो मुझे सबसे पहले कहती हैं कि इतनी रात को यहां पर अकेले क्या कर रहे हो? तुमने इस कुएं के बारे में सुना नहीं कि यहां पर एक औरत की आत्मा भटकती है? जैसे ही उसने मुझे ये बात बोली तो मैं उससे पूछना चाह रहा था कि मैं तो एक लड़का हूं, लेकिन आप तो एक औरत होते हुए भी इतनी रात को यहां पर घूम रही हैं, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा? लेकिन इससे पहले मैं उससे ये पूछ पाता, वो मुझे फिर से बोलती हैं कि रात के वक्त अकेले इस कुएं के पास में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस चुड़ैल को किसी के ऊपर भी दया नहीं आती है और पिछले काफी दिनों से वो चुड़ैल खून की प्यासी है। क्योंकि उसको अपना शिकार नहीं मिला है तो हो सकता है तुम उसका शिकार बनने वाले हो, क्योंकि कई दिनों के बाद कोई इस कुएं के पास में रात के इस वक्त आया है। दिन के वक्त तो वो चुड़ैल अपना शिकार कर नहीं सकती, वो रात को ही अपना शिकार करने के लिए निकलती है। लेकिन पिछले कई दिनों से उसको अपना शिकार हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन आज लगता है कि उस चुड़ैल की मुराद पूरी हो गई है। वैसे भी जीते जी तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो नहीं पाई थी, अब मरने के बाद ही वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। जब उसने मुझे ये सारी बातें बोली तो मैंने उससे पूछा कि आपको उस चुड़ैल के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तो वो मुझसे कहती हैं कि इन सब के बारे में अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके ऐसा पूछने पर मैं उससे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने उससे ये कहा कि मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ तो वो बड़ी ही व्याकुल आवाज में मुझसे कहती हैं कि इंतजार? किसका इंतजार? मुझे इंतजार करने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि मैंने भी मेरे जीवन में किसी का बहुत ज्यादा इंतजार किया था, लेकिन मेरे इतना ज्यादा इंतजार करने के बावजूद भी वो इंसान मेरे पास लौट कर नहीं आया। इसी वजह से मुझे मेरे जीवन में एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी वजह से आज मैं रात के वक्त ऐसी सुनसान जगह पर घूमने के लिए मजबूर हो रही हूँ। जब उसने मुझे ये बात बोली तो मुझे उसकी बात जरा भी समझ में नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो फिर से मुझसे कहती हैं कि तुम्हें इंतजार ही करना था तो तुम किसी और जगह पर भी तो कर सकते थे, यहां अपनी मौत के मुंह में क्यों आए हो? अब उसने मुझे ये बोला ही था कि तभी अचानक से मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं उससे कहता हूं कि आपको इन सब बातों से इतना ज्यादा मतलब क्या है? आप अपना काम करिए। अब मैंने उससे ये बात बोली ही थी कि तभी अचानक से ही थोड़ी देर पहले जो औरत उस कुएं की दीवार पर मुझको पीठ दिखाकर मधुर मधुर आवाज में मुझसे बातें कर रही थी,
अचानक से ही उसके बात करने का लहजा बदल जाता है, और सिर्फ बात करने का लहजा ही नहीं बल्कि उसकी आवाज भी बदल जाती है। अभी मैंने उसे इतना बोला ही था कि तभी अचानक से हैं वो गुर्राते हुए एक अजीब सी औरत और मर्द की मिली हुई आवाज में मुझसे कहती हैं कि तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि मुझे इन सब बातों से इतना मतलब क्यों है, और मैं तुमसे ये क्यों पूछ रही हूं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो मैं तुमको बता दूं कि इस वक्त तुम मेरे इलाके में हो, और मेरे इलाके में भी मेरी मौत की आहुति के बिल्कुल पास में खड़े हो। अब मैं तुम्हें यहां से जिंदा बचकर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर अचानक से वो मेरी तरफ पलटती है। जैसे ही वो मेरी तरफ पलटती है तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। उस वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी और वो एक काली रात थी, यानी कि उस रात को काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था। इसी वजह से उस घने अंधेरे में मुझे उसका बाकी का हुलिया तो ठीक तरीके से नजर नहीं आता है, लेकिन मुझे उसका चेहरा काफी ठीक तरीके से साफ साफ नजर आता है। जैसे ही मैं उसके चेहरे को देखता हूं तो मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और मैं डर के मारे वहां पर थर थर कांपने लगता हूं, क्योंकि जैसे ही उस लाल जोड़े में बैठी हुई औरत ने मेरी तरफ पलटकर देखा तो मुझे उसका वो डरावना चेहरा दिखाई दिया। दिखने में वो जितनी खूबसूरत सी दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा उतना ही ज्यादा बदसूरत और डरावना था। मेरी तरफ देखते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है। जब वो मुस्कुराती हैं तो मुझे उसके दांत दिखाई देते हैं। अब वो मेरी तरफ देखकर मुझे कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ, कहाँ था ना तुम्हें कि थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे इस तरीके से बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे खून को पी जाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से खून की प्यासी हूं। मुझसे ये बात कहकर वो अजीब तरीके से एक तीखी सी आवाज में हंसने लगती हैं। अभी मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो औरत, या फिर यूं कहूं कि वो चुड़ैल, अचानक से उस कुएं की दीवार के ऊपर से खड़ी होती हैं और खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगती हैं। अब वो मेरी तरफ देखते हुए अपनी आंखों को काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकालकर मुझे घूर रही थी, और घूरते वक्त उसके होंठों पर एक अजीब सी कातिलाना मुस्कुराहट थी। जब वो मुझे इस तरीके से घूर रही थी तो मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसके उस डरावने चेहरे को देख रहा था। उस वक्त मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अपने होंठों पर एक काले रंग की लिपस्टिक लगा रखी है, जो कि उसके होंठों को काफी ज्यादा डरावना बना रही थी। साथ ही उसने अपनी आंखों में काजल भी डाल रखा है, जो कि उसकी आंखों से नीचे की तरफ बहकर उसके गालों तक आ चुका था। साथ ही उसके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे, जो रात के वक्त चल रही उस हवा में थोड़े थोड़े इधर उधर हो रहे थे। लेकिन उसका जो चेहरे का हुलिया था वो पूरी तरीके से किसी बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रहा था, जिस पर काफी ज्यादा झुर्रियां पड़ चुकी थीं। और सिर्फ झुर्रियां ही नहीं, बल्कि उसका चेहरा इस तरीके से हो चुका था जैसे किसी ने जगह जगह से किसी धारदार चीज से उसके ऊपर बार बार वार करके उसके चेहरे को काट दिया हो। लेकिन उन कटे हुए घावों में से खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि शायद ये वही चुड़ैल हैं जिसके बारे में मैंने आज तक लोगों के मुंह से कहानी सुनी थी कि उस कुएं के पास में एक डरावनी चुड़ैल का साया भटकता है, जो रात के वक्त किसी भी इंसान को अकेले उस कुएं के पास से गुजरता हुआ देखकर उसको अपना शिकार बना लेती है। और जब वो किसी को अपना शिकार बना लेती है तो फिर उस इंसान की लाश भी लोगों को नहीं मिलती है। वो इंसान एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब लोगों की कही हुई बातें याद करके मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उस वक्त वो डरावनी चुड़ैल मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई थी। उसको देखते देखते मेरे सिर से पसीना टपकने लगा था, और वो पसीना मेरे ललाट से होते हुए मेरे कान के बगल से आकर मेरे गले तक जा रहा था। डर के मारे अब मेरा गला सूख चुका था, जिसके कारण मैं बार बार अपने ही मुंह का थूक निगल रहा था। अभी वो चुड़ैल मेरे ऊपर हमला कर पाती या मैं वहां से भागने की कोई कोशिश कर पाता, उससे पहले ही जब मैं खड़ा खड़ा उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था तो अचानक से ही मुझे मेरे कंधे पर पीछे से किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। जैसे ही मुझे वो एहसास होता है तो मैं डर के मारे उछलकर अचानक से पीछे की तरफ पलटकर देखता हूँ। जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूँ तो मैं जोर की एक सांस लेता हूँ और थोड़ा हल्का महसूस करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वो जोर की सांस लेता हूँ
तो मैं फिर से अचानक से पीछे की तरफ पलटकर उस चुड़ैल की तरफ देखता हूं। पर उस वक्त वो चुड़ैल वहां से गायब थी। दरअसल जैसे ही मेरे कंधे पर मुझे किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ और मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि स्वाति खड़ी थी। उस वक्त स्वाति ने अपने सिर पर एक कंबल ओढ़ रखी थी। साथ ही उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग ले रखा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें स्वाति का कोई जरूरी सामान है। अभी मैं स्वाति से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही स्वाति मुझसे कहती हैं कि चलो चलो यहां से जल्दी से निकले। तभी मैं उससे पूछता हूं कि आखिर तुम मुझे कहां लेकर जा रही हो और तुम इस तरीके से कंबल ओढ़कर और अपने हाथ में ये बैग लेकर यहां पर क्यों आई हो और इस बैग में ऐसा क्या है। तभी स्वाति अचानक से मुझसे कहती हैं कि हम दोनों आज के आज ही भागकर शादी करने वाले हैं और तुम मुझे यहां से इतनी दूर ले चलो कि मेरे घर वालों को मेरी परछाई तक भी दिखाई न दे। जैसे ही स्वाति ने एक पल के लिए मुझे बात कही तो मुझे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़की कुछ दिनों पहले मुझे ये कह रही थी कि मैं अपने घर वालों की इज्जत खराब नहीं कर सकती, अब वही लड़की मुझे अपने साथ भागने की बातें कह रही थी। जैसे ही मैं उससे पूछता हूं कि तुम तो अपने घर वालों के बारे में काफी ज्यादा सोच रही थी कि उनकी इज्जत खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो मेरी इस बात का स्वाति अपने मुंह से तो कोई भी जवाब नहीं देती हैं, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा करती हैं जिसको देखकर मेरा मन भी उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल जैसे ही मैंने उससे वो बात कही तो उसने उस वक्त अपने हाथ में जो बैग ले रखा था वो उस बैग को वहीं नीचे जमीन पर रख देती है और उसने जो कंबल ओढ़ रखी थी वो उस कंबल को भी उतार कर उस बैग के ऊपर रख देती है और उसके बाद मेरे को पीठ दिखाकर पीछे की तरफ मुंह करके मुड़ जाती है। फिर उसने उस वक्त जो कुर्ता पहन रखा था वो उस कुर्ते को ऊपर उठाकर मुझे अपनी पीठ दिखाती है। जैसे ही मैं उसकी पीठ की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं और मेरे से उसकी पीठ की तरफ भी देखा नहीं जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी पीठ पर उसको मारने के काफी ज्यादा निशान मौजूद थे। उसकी पीठ पर 1 इंच भी जगह नहीं बची हुई थी जहां पर से उसकी खाल की चमड़ी उपड़ी हुई हो, यानी कि शायद किसी ने उसको बुरी तरीके से पीटा था। जैसे ही उसने मुझे ये चीज दिखाई तो मैं उसको पकड़कर पूछता हूं कि ये सब किसने किया, तो वो मुझसे कहती हैं कि ये मेरे भाइयों की करतूत है। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद करके इतनी बुरी तरीके से पीटा कि मैं 3 दिन तक तो खड़ी ही नहीं हो पाई और जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैं वहां से भागने की फिराक में थी। जैसे तैसे करके अपने एक दोस्त की मदद से मैंने उसका फोन लेकर आज दिन के वक्त तुमको फोन किया था और अब मैं भागकर यहाँ पर आ गई हूँ। आज मैं भागकर इसलिए आ पाई हूँ क्योंकि मेरे पूरे घर वाले हमारे किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव में गए हुए हैं। अब उनके आने से पहले हम लोगों को इस गांव से निकलकर काफी दूर चले जाना है, क्योंकि मुझे घर में काम करने वाले लोगों से पता चला है कि वो रात के 2 बजे तक वापस आने वाले हैं और 2 बजे तक हम लोगों को यहाँ से इतना दूर निकल जाना है कि वो लोग अगर हमें यहाँ आसपास में ढूंढने की भी कोशिश करें तो हम लोग उनको ना मिले। अभी स्वाति मुझसे ये बातें कह ही रही थी कि तभी अचानक से ही मेरे दिमाग में उस चुड़ैल का विचार आता है जो कुछ देर पहले ही मेरे पीछे खड़ी थी। स्वाति की बातों को सुनते सुनते मैं चुड़ैल के बारे में तो भूल ही गया था। जैसे ही मुझे उस चुड़ैल की याद आती है तो मैं अचानक से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं, पर उस वक्त भी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तभी अचानक से स्वाति का हाथ पकड़कर मैं उससे कहता हूं कि स्वाति जितना तेज हो सके यहां से भागो, पर स्वाति मुझसे कहती हैं कि हमें आखिर भागना ही क्यों है, पास में ही तुम्हारी बाइक खड़ी हुई है, हम तुम्हारी बाइक से चलते हैं। फिर उसके बाद मैं हड़बड़ाते हुए बाइक स्टार्ट करता हूं और स्वाति अपना वो बैग और कंबल लेकर मेरे पीछे मेरे साथ बाइक पर बैठती हैं और उस वक्त हम लोग स्वाति के गांव से और मेरे गांव से काफी ज्यादा दूर निकल चुके थे। अब हमको उस कुएं के पास से भागे हुए लगभग 2 घंटे का समय हो चुका था। उस वक्त तक लगभग रात के 2 बज चुके थे। तभी स्वाति मुझे अचानक से चलती हुई बाइक पर पूछती हैं कि जब उस वक्त मैं वहां कुएं के पास में आई तो तुम इतना डरे हुए क्यों थे? जब मैंने अचानक से तुमको देखा था तो तुम्हारे शरीर पर काफी ज्यादा पसीना आया हुआ था और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि तुमने कोई ऐसी चीज देख ली है जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा घबरा गए हो। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूं कि अगर मैंने स्वाति को अभी उस चुड़ैल वाली बात बता दी तो शायद वो काफी ज्यादा डर जाएगी। इसी वजह से मैं उससे कहता हूं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो वहां पर काफी ज्यादा गर्मी थी, इसी वजह से मुझे पसीना आ रहा था।
फिर उसके बाद मैं उस बात को टालते हुए स्वाति के साथ में वहां से काफी दूर निकल जाता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस वक्त मेरे पीछे बाइक पर स्वाति नहीं बल्कि कोई और ही बैठा हुआ है। यानी कि जिसे मैं स्वाति समझ रहा था वो तो स्वाति थी नहीं बल्कि वो तो कोई और ही थी। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं ये तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन जब मैं अपनी बाइक पर स्वाति को लेकर वहां से भाग रहा था तो बाइक चलाते चलाते ही मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा था कि मैंने तो अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है और रात को भी मैं चोरी चुपके अपने घर से निकल कर आया था। अगर एक बार मैं अपने घर वालों को बता देता कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं तो वो लोग शायद मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। मुझे पता है कि इस तरीके से अचानक से रात के वक्त घर से ही गायब हो जाने के बाद घर वाले मुझे काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे और जब थोड़ी देर में मैं उन्हें नहीं मिलूंगा तो वो पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। लेकिन अब मुझे स्वाति का पूरा पूरा साथ मिल रहा था। इसी वजह से मैं उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने की उस वक्त सोच लेता हूं और एक बार जोर से अपनी आंखें बंद करके बाइक चलाते चलाते ही पीछे का सब कुछ भूल जाता हूं। यानी कि उस वक्त मैं सोच लेता हूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था उसे मैं खो चुका हूं और यहां से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। अब हम लोगों को वहां से इतनी दूर जाना था कि अगर वो लोग हमें आसपास की जगह पर ढूंढने की कोशिश भी करें तो हम लोग उनसे ना मिले। तो फिर बाइक चलाते चलाते मैं स्वाति से पूछता हूं कि हमें ऐसी कौन सी जगह पर चलना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग कभी भी उनकी पकड़ में ना आ पाए। तो स्वाति मुझसे कहती हैं कि हमको यहाँ से काफी दूर चलना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में पश्चिम बंगाल का विचार आता है। उसके बाद जब मैं स्वाति को इस बारे में बताता हूं तो वो भी हाँ कर देती हैं। उसके हाँ करते ही हम लोग वहां से पश्चिम बंगाल के लिए फरार हो जाते हैं। बीकानेर शहर से निकलने से पहले मैंने अपनी बाइक को एक कबाड़ी को बेच दिया था और उससे कहा था कि अगर तुम इस बाइक को आगे चलकर चलाना भी चाहते हो तो इसका पूरी तरीके से हुलिया बदल देना ताकि तुम तक कोई भी पुलिस और स्वाति के घर वाले ना पहुंच पाए और अगर वो तुम तक पहुंच भी जाए तो वो इस बाइक को पहचान ना सके। अब वो जो कबाड़ी वाला था वो मेरा ही दोस्त था क्योंकि उसके पापा का कबाड़ का धंधा था और वो मेरे साथ शुरू से स्कूल में पढ़ा हुआ था। उसको मैं ये बताकर निकला था कि आज मैं स्वाति को अपने साथ भगाकर लेकर जा रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोग वहां से पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग कोलकाता में रहने लगे थे। अब हम लोगों को वहां पर रहते हुए काफी महीने हो चुके थे। अब तक हम लोग इस चीज से बिल्कुल निश्फिक्र हो चुके थे कि अब हमारे तक कोई भी नहीं पहुंचने वाला। समय के साथ साथ चीजें अब आगे बढ़ने लगी थी और स्वाति गर्भवती हो गई थी। लेकिन अब तक हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी जिसके कारण मुझे हमारे आने वाले बच्चे का कोई भी डर नहीं था क्योंकि हम लोग उसके माता पिता बनने वाले थे। लेकिन स्वाति के गर्भवती होने के 4 से 5 दिन बाद ही मुझे इस बात की भनक लगती है कि स्वाति के घर वालों को हमारे यहाँ पर होने का शायद पता चल गया है और वो लोग कभी भी इस जगह पर आ सकते हैं। इसी वजह से कोलकाता में हम लोग जिस मकान मालकिन के घर में रह रहे थे मैं उसको सारी कहानी बताता हूँ। तो उस वक्त वो औरत हम लोगों की काफी ज्यादा मदद करती है। वो मुझसे कहती हैं कि तुम लोग ऐसा करो कि तुम मेरे मायके में चले जाओ, वहां पर मैं अपने मायके वालों से बात कर लेती हूँ। उसने बताया कि उसका मायका कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है और उस गांव तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो गांव आधुनिक संसाधनों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। यानी कि वहां पर मोबाइल की जैसी सुविधाएं भी बहुत कम थी जिसके चलते हम लोग एक गुप्त रूप से हमारी जिंदगी वहां पर जी सकते थे। उसके बाद जिस जगह का पता उस मकान मालकिन ने हम लोगों को दिया हम उस जगह पर उस गांव में पहुंच जाते हैं और अब उस गांव में हम लोग हमारी जिंदगी आसानी से जीने लगे थे। उस मकान मालकिन के जो मायके वाले थे वो भी हमारी काफी ज्यादा मदद कर रहे थे। स्वाति जब अपने घर से भागकर आई थी तो उस वक्त वो कुछ पैसे और गहने लेकर आई थी जिनको बेचकर हम लोग अब तक अपना गुजारा चला रहे थे। लेकिन अब स्वाति के इलाज में और बाकी की जरूरत की चीजों में हमारे पैसे धीरे धीरे पूरे होने लगे थे। इसी वजह से मैं उस मकान मालकिन के मायके वालों से कहता हूं कि आप मुझे कुछ काम दिला दीजिए ताकि हम लोग हमारा कुछ गुजारा कर सकें। इसके बाद मुझे उस गांव में ही काम मिल जाता है और मैं उस गांव में लकड़ी काटने का काम करने लगता हूं जिसके मुझे एक दिन के 400 रुपये मिलने लगे थे। मैं उन पैसों में काफी ज्यादा खुश था। अब मैं रोजाना सुबह अपने काम पर जाता था और शाम को वापस घर पर लौट आता था और इस तरीके से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से चल रही थी। लेकिन बीच बीच में मुझे अपनी माँ की और घर वालों की काफी ज्यादा याद आती थी।
मैं सोचता था कि आखिर मेरी माँ मुझे कितना याद कर रही होगी, लेकिन फिर अपने आने वाले बच्चों की सोचकर मैं सभी चीजों को भूल जाता था। अब धीरे धीरे स्वाति के बच्चा होने का समय करीब आने लगा था। अब उसका 9वां महीना चल रहा था और कभी भी उसके बच्चा हो सकता था। लेकिन उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए हम लोगों को एक अस्पताल की जरूरत थी, जो कि उस गांव के आसपास में तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। यानी कि हम लोगों को स्वाति के मायके वालों ने पहले ही कह दिया था कि आपको इस बच्चे को जन्म देने के लिए कोलकाता के ही किसी अस्पताल में लेकर जाना होगा। एक रात मैं और स्वाति अपने घर पर सोए हुए थे कि तभी अचानक से ही स्वाति के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है और स्वाति मुझसे कहती है कि शायद मेरा समय आ गया है, मुझे अभी के अभी अस्पताल लेकर चलो। जैसे ही स्वाति ने मुझसे ये बात कही तो मेरे चेहरे से होश उड़ गए, क्योंकि जिस वक्त हम उस गांव में थे, उस गांव से जो सबसे नजदीकी अस्पताल था वो वहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। अब ऐसे में रात के वक्त स्वाति को अस्पताल में लेकर जाना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं स्वाति को वहां से पैदल ही लेकर निकल पड़ता हूँ। अभी हम लोग अपने अपने हाथ में छत्ता लेकर गांव की पगडंडी से होते हुए गांव से बाहर की तरफ जा रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पैदल ही गांव की पगडंडी से होते हुए बाहर की तरफ क्यों जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस गांव के बगल से ही एक रेलवे लाइन गुजरती थी। और पास में ही एक रेलवे स्टेशन था, जहां पर रात के वक्त सिर्फ कुछ ही देर के लिए जो ट्रेन आती थी वो रुकती थी। अब उस रेलवे स्टेशन की दूरी हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की थी, लेकिन उस रेलवे स्टेशन की तरफ जाने से पहले हम लोगों को एक जंगल के छोटे से हिस्से से होते हुए गुजरना पड़ता था। उस जंगल के बीच से ही एक छोटी सी पगडंडी थी, जिसके ऊपर चलते हुए हम लोगों को उस रेलवे स्टेशन की तरफ जाना पड़ता था। अब मैं और स्वाति रात के उस घने अंधेरे में तेज बारिश के बीच अपने हाथों में छत्ता लेकर उस तरफ जा रहे थे। अभी स्वाति आधी दूर ही चली थी कि तभी अचानक से ही वो मुझसे कहती हैं कि अब मुझसे और ज्यादा चला नहीं जाएगा। जिसके बाद किसी तरह से कोशिश करके मैं स्वाति को अपनी गोद में उठा लेता हूं, लेकिन स्वाति को अपनी गोद में उठाकर थोड़ी दूर चलते ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद मैं इसे रेलवे स्टेशन तक इसी तरीके से लेकर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब तक मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। स्वामी के घर वालों से और पुलिस से भागते भागते मैंने अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और साथ ही लकड़ी काटने का इतना कठिन काम करने लगा था जिसकी वजह से मेरा शरीर बुरी तरीके से थक चुका था। लेकिन उस वक्त मैं अपने बच्चों की सोचकर किसी तरीके से हिम्मत करके स्वाति को वहां से उस पगडंडी से होते हुए लेकर जा रहा था कि तभी अचानक से ही पता नहीं स्वाति को क्या होता है, वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। उस वक्त वो जिस तरीके से हंस रही थी, उसकी वो हंसी देखकर मुझे अतीत में बीते हुए कुछ पलों की याद आती है। और वो पल वही पल थे जिस वक्त मैं उस कुएं के पास में खड़ा होकर स्वाति के आने का इंतजार कर रहा था। यानी कि जिस दिन हम लोग भागकर हमारे गांव से आए थे, उस दिन जब उस कुएं के पास में मुझे वो चुड़ैल मिली थी, वो ठीक इसी तरीके से हंस रही थी जिस तरीके से अब स्वाति मेरी गोद में हंस रही थी। उसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर मैं उससे पूछता हूं कि अरे स्वाति, क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों हंस रही हो? लेकिन वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और बस बार बार हंसते ही जा रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ही स्वाति को यह क्या हो गया है। लेकिन फिर मैं किसी तरह से हिम्मत करके उसको रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूं। अभी हम लोग उस रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मुझे स्वाति को देखकर ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि वो इस तरीके से उछल रही थी जैसे खेलते वक्त कोई बच्चे उछल रहे होते हैं। तभी मैं स्वाति से कहता हूं कि तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम्हारा टाइम भी काफी ज्यादा नजदीक आ गया है। इसी कारण तुम्हारा ऐसी स्थिति में इस तरीके से उछलना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन तभी अचानक से स्वाति मुझसे कहती है कि तू बताएगा क्या कि मुझे किस तरीके से चलना है या नहीं चलना है। आज पहली बार स्वाति ने मुझसे इस तरीके से बात की थी। उस वक्त उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये स्वाति ही है। मुझको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर कोई और ही आ गया है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद मैं और स्वाति फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं।
अभी आगे आगे स्वाति ट्रेन में चढ़ती हैं और उसके पीछे पीछे मैं चढ़ जाता हूं। अभी मैं ट्रेन में चढ़ ही रहा था कि तभी मुझे उस रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ से एक ऐसी आवाज सुनाई देती है कि अरे रुको रुको, मुझे भी तो ले चलो। तुम दोनों अकेले ही कहां जा रहे हो? आखिर इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम अब मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मैं उस चलती हुई ट्रेन में ही पीछे की तरफ मुड़कर उस रेलवे स्टेशन पर देखता हूं। लेकिन उस रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था और वहां पर कोई भी नहीं था। वो गांव का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, इसी वजह से ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझे उस स्टेशन पर अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी ट्रेन चलती जा रही थी और अभी भी मैं ट्रेन में खड़ा खड़ा उस रेलवे स्टेशन की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे उस स्टेशन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस रेलवे स्टेशन के पीछे की दीवार की तरफ से एक औरत चलकर उस रेलवे स्टेशन के पास में आती है। जैसे ही वो वहां पर आती है तो मुझे वो साफ साफ दिखाई देती है। उसको देखकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं और डर के मारे घबरा जाता हूं, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो वही चुड़ैल थी जो आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले मुझे स्वाति के गांव के पास में उस पुराने कुएं के ऊपर मिली थी और जिसके बारे में लोगों का कहना था कि एक बार अगर वो किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसको अपना शिकार बनाए बिना उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी कि तबीयत अचानक से मैं देखता हूं कि जिस बोगी में मैं दरवाजे के पास में खड़ा हुआ था, उस बोगी के दूसरी तरफ से जो दरवाजा था, उस दरवाजे से स्वाति अचानक से ही चलती हुई ट्रेन से उतर जाती है। ये देखकर मैं उसे आवाज लगाने लगता हूं कि अरे स्वाति, तुम उतर क्यों गई? लेकिन उस वक्त मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि कोई भी औरत गर्भवती है और हालत में है कि उसके कभी भी बच्चा हो सकता है, वो अचानक से चलती हुई ट्रेन से कैसे उतर सकती है? अभी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आगे मैं कुछ सोचता उससे पहले ही मैं उस चलती हुई ट्रेन से नीचे उतर जाता हूं, क्योंकि मुझे स्वाति को अपने साथ ही लेकर जाना था। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा और स्वाति के पास में गया, तब तक ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। लेकिन तभी स्वाति मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती हैं कि अरे भागो भागो, ट्रेन निकल गई। उस वक्त वो मेरे से भी तेज रफ्तार में ट्रेन की तरफ दौड़ने लगती है। उस वक्त उसको इस तरीके से दौड़ता हुआ देखकर मुझे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो औरत ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी, वो अब अपने पेट में पल रहे बच्चों को लेकर इतनी तेज दौड़ रही हैं कि चलती हुई ट्रेन में वो अचानक से ही उसको पकड़कर चढ़ जाती हैं। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ ट्रेन को पकड़ लेता हूँ। अभी हम दोनों ट्रेन की बोगी में दरवाजे के पास खड़े हुए थे और स्वाति बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। तभी मैं उससे पूछता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी और अब तुम इतना तेज दौड़ रही हो। तुम्हारा ऐसी स्थिति में इतनी तेज दौड़ना ठीक नहीं है। तभी वो मेरी तरफ देखकर फिर से हंसने लगती हैं और अंदर बोगी में जाकर एक सीट पर बैठ जाती हैं। उसके पीछे पीछे जाकर मैं भी उसके सामने बैठ जाता हूं। लेकिन वहां पर बैठते ही मैं थोड़ी देर में एक चीज नोटिस करता हूं कि थोड़ी देर पहले जिस बोगी में हम लोग मौजूद थे, उस बोगी में तो हमारे अलावा भी कुछ सवारियां मौजूद थीं, लेकिन ये बोगी पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। उस बोगी में मेरे और स्वाति के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन शायद इस वक्त मैं ये बात सोचकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे और स्वाति के अलावा भी उस बोगी में तीसरा इंसान, या फिर ऐसा कहूं कि कोई तीसरा काला साया मौजूद था, जो उस वक्त हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं स्वाति के सामने उस सीट पर बैठा ही था कि तभी अचानक से ही मुझे उस बोगी के दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है जो मुझे उस कुएं के पास में मिली थी और कुछ देर पहले जो मुझे उस रेलवे स्टेशन पर भी खड़ी हुई दिखाई दी थी। उसको देखते ही मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। मुझको इस तरीके से डरता हुआ देखकर स्वाति मेरी तरफ देख अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझसे कहती हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों डर रहे हो? स्वाति का वो पूछने का तरीका मुझे कुछ अलग लग रहा था, जैसे कि वो मेरा उपहास उड़ा रही हो, जैसे कि शायद उस चुड़ैल के बारे में उसे पहले से ही पता हो। अब मेरे से ये बात पूछते पूछते अचानक से ही स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है। जब वो जोर जोर से हंसने लगती हैं तो मैं उसकी तरफ देखता हूं, पर उसकी तरफ देखते ही मैं फिर से जब उस बोगी के दरवाजे की तरफ देखता हूं तो वहां से वो चुड़ैल गायब थी। लेकिन अब हंसते हंसते ही स्वाति का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है और अब वो उस चुड़ैल का रूप ले लेती हैं
जो कुछ देर पहले उस दरवाजे के पास में खड़ी हुई थी। जैसे ही स्वाति का रूप उस चुड़ैल के रूप में बदल जाता है तो मैं अचानक से डरकर उसके सामने बैठी हुई सीट से खड़ा हो जाता हूँ और मेरे को वहां पर खड़ा होते देख स्वाति अचानक से मुझसे कहने लगती हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों खड़े हो गए? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। आखिर तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब देखते ही देखते स्वाति पूरी तरीके से उस चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। अब मेरे सामने स्वाति नहीं बल्कि वो चुड़ैल ही थी। उसको इस तरीके से देखकर मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांप रहा था, लेकिन वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर बार बार हंसे ही जा रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर अचानक से ही वो चुड़ैल अपने हाथों के लंबे लंबे नाखूनों से अपने पेट में उन नाखूनों को घुसाकर अपने पेट को फाड़ देती हैं। और ये करते हुए जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे अपने अंदर से ही उल्टी होने का एहसास होता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं वहीं पर घुटनों के बल गिर जाता हूं और जोर जोर से उल्टी करने लगता हूं। अब तक वो चुड़ैल अपने दोनों हाथों के लंबे लंबे नाखूनों से अपने पूरे पेट को फाड़ देती हैं और उस पेट में से उस वक्त जो निकलता है उसको देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके पेट में से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक काला कलूटा सा बड़ा सा मुर्गा निकला था, यानी कि मुर्गे का बच्चा निकला था, जो कि बाकी मुर्गों के बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा था। और उसके पेट से निकलते ही वो उस ट्रेन की बोगी में इधर उधर दौड़ने भी लगा था। अब ये चीज होते हुए देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर अचानक से ही वो चुड़ैल उछलकर मेरे ऊपर आकर मेरे सीने पर बैठ जाती है और मेरे सीने पर बैठते ही वो मेरे कानों को जोर जोर से पकड़कर खींचने लगती हैं और मुझसे कहती हैं कि तू सुनने में काफी ज्यादा बहरा है। तुझे आज तक भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं स्वाति नहीं बल्कि कल्लो हूं। तू कहता है कि तू स्वाति से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन तुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि तेरे साथ स्वाति नहीं बल्कि कल्लो रह रही थी, यानी कि मैं रह रही थी। जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए और मैं सोचने लगा कि यानी कि आज तक मेरे साथ ये चुड़ैल ही स्वाति का रूप लेकर रह रही थी। वो चुड़ैल मुझसे कहती हैं कि स्वाति तो आज से कई महीने पहले ही मर चुकी है। जिस वक्त तुम उसके साथ उस कुएं के पास से भागकर बाइक की तरफ जा रहे थे तो तुम्हारे पीछे जब स्वाति भी दौड़कर बाइक के पास में जा रही थी तभी मैंने उसको वहां पर पकड़कर मार दिया था और उसी वक्त उसका रूप लेकर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे बाइक पर बैठकर तुम्हारे साथ आ गई थी। उसकी लाश को तो मैंने इस तरीके से ठिकाने लगाया है कि जिस किसी ने भी उसकी लाश को देखा था वो उस लाश को देखने के बाद में फिर से कभी भी उस कुएं ही तरफ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कुआं ही मेरा घर है। उस कुएं के अंदर गिरने के बाद ही मुझे एक नई शक्ति और नई पहचान मिली थी, जिससे कि आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल मुझसे कहती हैं कि अब मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो कि मैंने तुम्हारी प्रेमिका स्वाति का किया था। अब वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथों के दोनों अंगूठों को मेरी आंखों के अंदर घुसाने लगी थी और मुझसे कह रही थी कि आज मैं तेरी आंखों को बाहर निकाल लूंगी। जब वो अपने नुकीले नाखूनों को मेरी आंखों पर दबा रही थी तो मैं अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसके हाथों को मेरे ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त उसके वो नाखून मेरी आंखों में गड़ने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और मैं वहां पर बहुत तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगा था। लेकिन तभी किसी तरह से हिम्मत करके मैं नीचे की तरफ से अपने एक पैर से उसके काफी तेज लात मारता हूँ और जैसे ही मैं उसके लात मारता हूँ तो वो दूर जाकर गिरती है। उसके बाद मैं वहां से तेजी से उठकर कुछ भी सोचे समझे बिना उस चलती हुई ट्रेन से ही नीचे कूद जाता हूँ। जैसे ही मैं उस ट्रेन से नीचे कूदता हूँ तो मेरा सिर किसी लोहे वाली चीज से टकराता है और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। जब मेरी आंखें खुली थीं तो उस वक्त मैं एक अस्पताल में था और उस वक्त मेरे सिर पर एक बहुत लंबी चौड़ी पट्टी बंधी हुई थी। उसके कई दिनों बाद मैं अपने गांव वापस लौट आता हूँ। जैसे ही मैं अपने गांव वापस लौटता हूँ तो मुझे देखकर मेरी माँ खुशी के मारे काफी ज्यादा रोने लगती है। वो बार बार मुझे गले लगा रही थी, लेकिन ये सब होने के बाद में जब मैं अपने दोस्तों से स्वाति के बारे में पता करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस रात जब मैं उस चुड़ैल को स्वाति समझकर उसको अपने साथ लेकर भाग गया था
तो उस रात को ही स्वाति की लाश उस कुएं के पास में मौजूद उस पीपल के पेड़ से लटकी हुई लोगों को मिली थी। लेकिन उस वक्त उसकी लाश इतनी बुरी तरीके से कुचली जा चुकी थी कि उसकी वो हालत देखकर हर किसी के डर के मारे पसीना आने लगा था। और जिस हालत में वो लाश थी, उसको देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोग उल्टी करने लगे थे, क्योंकि उस चुड़ैल ने स्वाति की लाश का हुलिया इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था कि उसको कोई भी देख नहीं सकता था। आज तक भी मैं अपने मन ही मन स्वाति को याद करता हूं, लेकिन गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं चला था कि मैं स्वाति को लेकर भागा हूं, बल्कि मेरे घर वालों को तो यही लग रहा था कि मैं कहीं पर गायब हो गया हूं या फिर मुझको कोई उठाकर ले गया है। लेकिन ये सब चीज होने के बाद में मैं हमेशा हमेशा के लिए ही अपने गांव और बीकानेर को छोड़कर जयपुर आ गया हूं। और अब मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने लगा हूं। यहां पर आकर मैंने एक अच्छी खासी नौकरी पकड़ ली थी, जिसके बाद में मैंने अपने घर वालों को भी यहीं पर बुलाकर एक घर ले लिया और अब हम सभी लोग यहीं पर बड़े आराम से रहने लगे हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।